तो इससे पहले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एटॉमिक रेडियस के बारे में, और एटॉमिक रेडियस के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसे हम यहाँ पर देखो कर्व से समझेंगे, किस तरीके से कर्व से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स इनके याद रखे जा सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट देखो, सभी मेटल कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। अब अगर सॉलिड स्टेट में की हम बात करें तो सॉलिड स्टेट होता है जिसमें एक एटम दूसरे एटम से इंटरमोलिक्यूलर फोर्स से चिपका हुआ रहता है। यहाँ पर इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए हैं। अब अगर इसे मेल्ट करना है तो मेल्ट करने का मतलब है इसे लिक्विड बनाना। लिक्विड बनाना मतलब इनमें एटम्स को दूर दूर करना। ठीक है, क्योंकि लिक्विड में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ज्यादा होती है और इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कम होता है। ठीक है, और ये जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा इनके बीच में इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स होगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही हमारा मेटेलिक कैरेक्टर भी डिसाइड करेगा। मेटेलिक कैरेक्टर डिसाइड करने का मतलब जितना ज्यादा इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स होगा मतलब ये आपस में उतनी ही अच्छे से जुड़े हुए होंगे, और जितने ज्यादा अच्छे से जुड़े हुए होंगे वो उतना ही ज्यादा मेटेलिक होगा, ऐसा माना जाता है। ये एडवांस में भी क्वेश्चन पूछे गए इससे, एडवांस और इंच में क्वेश्चन हमारे पास आएंगे जब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हमको सिर्फ यहाँ पर ये याद रखना है। ठीक है, देखो पढ़ते हैं आगे से हम। All the transition elements have a higher melting point as compared to s block due to strong metallic bond as well as unpaired d electron leading to covalence। कहने का मतलब ये है कि s ब्लॉक से मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इनका हाई रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और डी इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में होते नहीं। एस ब्लॉक में तो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा S1 और S2, और डी ऑर्बिटल में कितने जा सकते हैं अनपेयर्ड, मैक्सिमम 5। ठीक है, 5 के बाद जब हम फिल करने स्टार्ट करेंगे तो वो पेयर्ड होने लग जाएंगे। सेकेंड पॉइंट, it is evident from the melting point of transition metal or a given series increasing on moving left to right in a period and attains a maximum value and after that melting point goes on decreasing towards the end of period। मतलब अगर हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पहले नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे। कहां तक इंक्रीज होंगे? मिडिल तक। ठीक है, और फिर जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो वो पेयर होने लग जाएंगे। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, और जिंक तक पहुंचते पहुंचते जैसे 3D सीरीज की बात करें तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जैसे अब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेल्टिंग पॉइंट। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। और फिर जब पेयर बनने लगेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। देखिए यही यहाँ पर लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑन, increasing on moving left to right in a period and attains a maximum value and after that melting point goes on decreasing towards at the end of period। this is due to the fact that strength of interparticle bond, जिसे मैं इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स बता रहा था उसी के बारे में बात कर रहा है, इंटरपार्टिकल बॉन्ड इन ट्रांजिशन मेटल इज ऑल्सो डायरेक्टली related to number of half filled d orbital। In the beginning, the number of unpaired electron of d orbital increase till the middle of period d1 to d5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो, और आज नहीं समझ में आता है तो मैं यहाँ पर इसे समझा देता हूँ। मैं 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं एससी के बारे में बात करेंगे, फिर सीआरए की स्टॉपेज लेंगे, फिर उसके बाद लास्ट ट्रांजिशन एलिमेंट वो क्या होता है हमारे पास, कॉपर। जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं आता, फिर भी हम चलो बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d1, यहाँ पर 3d5 4s1। mn की भी बात कर लेते हैं, 4s2 3d5। इसके बाद क्या होगा हमारे पास, 4s1 3d10। इसके बाद 4s2 3d10। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये हमारे पास 4s है और ये 3d है। sc के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल किया हमने, टोटल कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक। अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते गए।
अब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए कहाँ तक, Cr तक, ठीक है, क्योंकि Cr में एक s ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन जंप लगा के कहाँ आ जाएगा, जंप लगा के आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। तो टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने देखो, एक तो s में और 5 d में, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही Mn आया तो 4s2 3d5, तो मतलब अब इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होने स्टार्ट हो गए, फिल होना स्टार्ट हो गए, पेयर्ड होने स्टार्ट हो गए, ठीक है। और Cu और Zn तक आते आते ये सभी पेयर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो हम कहाँ तक बात करें, सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ मिले हमें, Cr तक, मतलब फोर्थ एलिमेंट तक। तो फोर्थ एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो अब देखो कर्व, देखो कर्व देखने से हमें पता लगेगा, पहले मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे यहाँ पर, देखो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, इसका डिक्रीज होने का इफेक्ट अलग है, हमें सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात याद रखनी है, सबसे ज्यादा किसका है, क्रोमियम का। फिर उसके बाद देखो सभी यहाँ पर डिक्रीज होने लगे। इंपॉर्टेंट टर्म और क्या याद रखनी है, सबसे ज्यादा हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट किसका है, डब्ल्यू, जिसे हम क्या बोलते हैं, टंगस्टन भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है। हॉलीवुड मूवीज में भी दिखाया जाता है कि अगर हमें किसी चीज को फायर प्रूफ बनाना होता है, तो फायर प्रूफ बनाने के लिए हम उसे टंगस्टन से बनाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर भी इसको मेल्ट करने के लिए हजारों डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, देखो पहले कंटिन्यू इंक्रीज हुआ और फिर उसके बाद कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट का अगर क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन हमारे पास कभी भी ऑर्डर में नहीं पूछा जाएगा, वो पूछ सकता है कि 3D सीरीज में किसका होगा सबसे ज्यादा, 4D सीरीज में, 5D सीरीज में, या पूरी पीरियडिक टेबल में। तो 3D सीरीज में Cr, 4D सीरीज में Mo, 5D सीरीज में W, ठीक है, और पूरी पीरियडिक टेबल में W। ये हमारे पास टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा यहाँ पर होगा, ये हमें इस तरीके से कर्व की फॉर्म में याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर। देखिए मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में इंट्रोडक्शन में भी बता चुका हूँ थोड़ा बहुत। All the transition metals possess one or two electron in their outermost shell that and thus exhibit metallic nature। हम जानते हैं कि outermost shell में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से metallic nature उसका होता है। अब metallic nature में सभी solid होते हैं, मरकरी क्या होता है हमारे पास, liquid होता है, ठीक है। All the hard, ductile and malleable solids with strong metallic bonding एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड, मरकरी क्या होगा, लिक्विड। अगर हमारे पास ये सॉलिड मेटेलिक कैरेक्टर है, तो इनकी स्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट में हम पढ़ चुके हैं कि कौन सा मेटल क्या होता है, HCP, BCC और CCP, सभी के एग्जांपल्स वहां पर दिए गए हैं, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल शो ए ग्रेजुअल डिक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड, ठीक है, पीरियडिक टेबल में पढ़ा है। लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, यहाँ पर डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक। Strong metallic bonding in transition metal is due to greater effective nuclear charge and a large number of valence electron। ये मैंने बताया था, देखो जब मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि उसके अंदर उतना ही ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा उसका मेटेलिक कैरेक्टर होगा और उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग ट्रांजिशन मेटल्स आर हार्ड, ट्रांजिशन मेटल हार्ड होते हैं, हाई डेंसिटी होती है, हाई एंथैल्पी होती है, और एटोमाइजेशन एंथैल्पी भी हाई होती है। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एस ब्लॉक वाले मेटल्स जो होते हैं, एस ब्लॉक वाले मेटल्स डेली लाइफ में यूज में नहीं आते, क्यों, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। रिएक्टिविटी क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उनकी एटोमाइजेशन एंथैल्पी ये सब लो होती है, और इसकी वजह से वो केमिकली रिएक्ट कर जाते हैं। अब अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई होगी, तो इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही ज्यादा हार्ड है। और अगर किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पा रहे हैं, मतलब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, मतलब वो क्या होगा, इनर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी हाई डेंसिटी की वजह से, हाई एंथैल्पीज की वजह से, और हाई एटोमाइजेशन की वजह से इनकी इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, ये इनर्ट होते हैं, और इसी वजह से ये डेली लाइफ में काम आ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बताया था इसमें मैंने, जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम्स के आसपास, उसमें फिर
इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा होता है, और इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स अगर जितना ज्यादा होगा तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, मतलब उन एटम्स को अलग अलग करना उतना ही मुश्किल होगा, तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी ज्यादा होगी। मतलब हम बोल सकते हैं कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होने वाला है। ठीक है, देखो, transition element have a high enthalpy of atomization due to strong interatomic attraction। strong interatomic attraction होगा तो enthalpy of atomization ज्यादा होगी। greater than number of valence electron, देखिए जिसके बारे में मैं भी बात कर रहा था, greater than number of valence electron, stronger is the resultant bonding and higher is the enthalpy of atomization। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होगा। अब 3D 4D और 5D सीरीज में किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, तो आगे देखो, द मेंबर्स ऑफ 4D एंड 5D सीरीज हैव ग्रेटर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन देन दोज ऑफ 3D सीरीज। मतलब 3D सीरीज का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा है, 4D एंड 5D सीरीज का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कम है। रीजन क्या है इसका, इसका रीजन है मेटेलिक कैरेक्टर। भाई हमें पता है टॉप टू बॉटम आने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और 4D और 5D के जो एलिमेंट्स हैं वो अच्छे मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स अच्छे हैं इसका मतलब उनका इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब उनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या रहेगी, ज्यादा होगी। ठीक है, देखिए आगे लिखा भी है, दे फॉर्म मेटल मेटल बॉन्डिंग फ्रिक्वेंटली इन देयर कंपाउंड, मतलब वो आपस में मेटल मेटल बॉन्डिंग उनकी अच्छी बनती है मेटेलिक कैरेक्टर की वजह से। ठीक है, यहाँ से एडवांस में भी एक कंसेप्ट पूछा गया था, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो हमारे पास। इसके बाद है हमारे पास एक अच्छा टॉपिक, वो है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसकी अच्छी बात यह है, जैसे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में हमने इसके ट्रेंड्स पढ़े थे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। डी ब्लॉक के अंदर यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहां पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी में कोई फिक्स ट्रेंड है ही नहीं। यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। देखिए एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसके ऊपर डिपेंड करती है, एटॉमिक रेडियस के ऊपर, और एटॉमिक रेडियस का ही जब कोई फिक्स ट्रेंड नहीं है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का भी यहाँ पर कोई फिक्स ट्रेंड नहीं होगा। जैसे हम बात करें लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होनी चाहिए। एटॉमिक रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन जब डी ब्लॉक में यहाँ पर ट्रेंड देखोगे तो देखिए यहाँ पर ट्रेंड क्या है, एक भी सीरीज के अंदर यहाँ पर कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है। पहले कुछ टाइम तक ये कांस्टेंट रहती है, देखो यहाँ पर थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, ज्यादा नहीं है। पहले यहाँ तक ये कांस्टेंट रहती है, उसके बाद कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुई और उसके बाद डिक्रीज हुई। ठीक है, ये हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी का एक ऑर्डर है याद रखने का, कि पहले लगभग क्या रहेगी कुछ एलिमेंट तक कांस्टेंट, उसके बाद इंक्रीमेंट, और उसके बाद उसका डिक्रीमेंट, और लास्ट के एलिमेंट में कंप्लीट फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से वो बहुत ज्यादा एक साथ इंक्रीमेंट हो जाता है लास्ट के एलिमेंट्स में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रहेगी, क्योंकि एस ब्लॉक की आयोनाइजेशन डी ब्लॉक की पोजीशन एस और पी ब्लॉक के बीच में ही होती है। ठीक है, स्मॉलर एटॉमिक साइज एंड फेयरली हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज नोटिस्ड फॉर ट्रांजिशन मेटल्स if value first increase up to Mn and then become irregular or constant value due to irregular trend of atomic size after Mn in 3D series, similar trend is noticed in 5D and 6D series। देखिए वही बात बोली गई है यहाँ पर, क्या है कि Mn तक क्या होता है हमारे पास, Mn तक थोड़ा सा पहले इंक्रीज होता है, फिर लगभग कांस्टेंट रहता है और फिर इरेगुलर ट्रेंड हो जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ट्रेंड याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि पहले लगभग कांस्टेंट, फिर इंक्रीमेंट और फिर डिक्रीमेंट। ठीक है, ये हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है। ठीक है, यहां पर हम एक कंसेप्ट की बात करें, देखो स्टेबिलिटी के एटोमाइजेशन से, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन से एक एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया, वो कंसेप्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शंस थे, लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट में डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दिया गया। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करना और उसी के बाद इसका सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन हमें पूछा गया कि Sc जिसका एटॉमिक नंबर 21 होता है और जिंक जिसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जिंक की इसमें सबसे कम होती है।
अब रीजन क्या हो सकता है इसका, बता सकते हैं? क्योंकि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो वो होता है 4s2 3d10 कंप्लीटली फिल्ड। इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और अब अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब इसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अपनी सीरीज में सबसे कम होने वाला है, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में पहले भी बता चुका हूं। देखो रिएक्टिविटी, डी ब्लॉक एलिमेंट की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है और उसका रीजन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखो ट्रांजिशन मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, देयर लो रिएक्टिविटी इज ड्यू टू, रीजन क्या है, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड अच्छे बनते हैं इसके अंदर, मेटल्स होते हैं तो मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे, और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी इनकी, बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, अब हाई आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब कि वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते, बहुत मुश्किल है इलेक्ट्रॉन निकालना। और अगर इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो कम रिएक्टिव होंगे। इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे तो बॉन्डिंग्स नहीं बनेंगी, और बॉन्डिंग्स नहीं बनेंगी तो रिएक्टिविटी बहुत कम होगी। ठीक है, अब एक मिसकंसेप्शन स्टूडेंट्स के साथ ये हो जाता है, इसके बारे में देखो डिस्कस करना बहुत जरूरी है, यही मैं बता रहा हूं यहाँ पर। मिसकंसेप्शन क्या है कि कभी कभी स्टूडेंट ऐसा समझ लेते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मतलब होता है m से m प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बनाया। ठीक है, m से m प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बनाया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, इसके लिए डेल्टा एच क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा, जिसे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है, और इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल मतलब ऑक्सीडेशन होता है, इसका ऑक्सीडेशन होना बहुत मुश्किल है। और अगर ऑक्सीडेशन होना इसका बहुत मुश्किल है तो मतलब ये एक बहुत गंदा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। ये मिसकंसेप्शन स्टूडेंट्स में हो जाता है, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ और ये क्लियर रखना दिमाग में कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी और ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का कोई भी मैच नहीं है। रीजन, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जब भी निकाली जाती है वो हमेशा गैसियस स्टेट में निकाली जाती है, और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट जब देखे जाते हैं वो एक्वस स्टेट के अंदर देखे जाते हैं, और एक्वस स्टेट के अंदर हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी आ जाती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन। मतलब अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई है, तो हम अगर उससे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट देखना चाहते हैं कि वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हमें हीट ऑफ हाइड्रेशन को भी वहां पर कंसिडर करना होगा। और अगर इसकी एनर्जी में गैप ज्यादा आ जाता है तो ये वहां पर गड़बड़ कर सकता है। किस तरीके से, देखो जैसे अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो कोई भी मेटल क्या होता है, सॉलिड, तो सॉलिड को पहले हम गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ सब्लिमेशन। इस गैसियस स्टेट में से जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला गया तो जो एनर्जी रिलीज हुई वो क्या हुई, आयोनाइजेशन एनर्जी। और जब इस गैसियस स्टेट वाले आयन को, देखो M प्लस गैसियस स्टेट वाला आयन है ये, जब उसे पानी में डिसॉल्व करके उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो वहां से जो एनर्जी रिलीज हुई वो क्या हुई, हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, तो हमारे पास टोटल क्या बना, M सॉलिड प्लस H2O गिव्स टू M प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब ये जो डेल्टा एच है, ये डेल्टा एच तीनों का समीशन है। ठीक है, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और इस डेल्टा एच के बेस पर ही हम किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर बता सकते हैं। अगर यहाँ पर डेल्टा एच बहुत ज्यादा नेगेटिव में है तो मतलब एनर्जी अच्छे से रिलीज हो रही है, और एनर्जी अच्छे से रिलीज हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर M प्लस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब इसका ऑक्सीडेशन इजीली होगा और ये एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन ध्यान रखना ये जरूरी है, ये ओनली आयोनाइजेशन एंथैल्पी से नहीं बताया गया है, इसमें साथ में हमने कौन सा कंसेप्ट मिक्स किया है, हीट ऑफ हाइड्रेशन का। यहाँ से बहुत क्वेश्चन करवाए जाते हैं और स्टूडेंट्स इनको बहुत जल्दी गलत कर देते हैं, तो ध्यान रखना सिर्फ इलेक्ट्रॉन का निकलना ही ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को इफेक्ट नहीं करता, साथ में हमें हीट ऑफ हाइड्रेशन का कंसेप्ट भी यहाँ पर देखना होता है, ये हमें याद रखना है।